ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों ने तो क्लास ज्वाइन कर ली है, कुछ अभी आ रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ। कल हमने वो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर था उसको ख़त्म किया था, फिर हमने स्टार्ट लिया एंगुलर मोमेंटम का। और जो प्रीवियस नॉलेज था एंगुलर मोमेंटम के बारे में आप लोगों के एमएससी प्रीवियस में आप लोगों ने जो पढ़ा था, वही चीज़ें हमने रिपीट की थी ज़्यादातर। और फिर थोड़ा सा हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन किया था। उसके कुछ कम्यूटेशन रिलेशन भी हमने पढ़े थे, कुछ एक्सप्लेनेशन भी उस पर की थी। आज कल हमने यही डिसाइड किया था कि आज हम एंगुलर मोमेंटम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ेंगे। लेकिन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आज हम नहीं स्टार्ट कर सके, क्योंकि आज हमारा ये मसला है कि इससे पहले हमने 3 डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है, और साथ में हमने हाइड्रोजन एटम को करना है। उसके बाद जो है हम फिर एंगुलर मोमेंटम को 3 डायमेंशन में पढ़ लेंगे। सो उससे पहले हमें जनरली 3 डायमेंशन डिस्कशन हमें चाहिए कि हमने जो अभी तक कोशिश की है कि बाज़ जगहों पे तो हमने फर्स्ट 1 डायमेंशन के साथ साथ 3 डायमेंशन भी मेंशन की है कि हम कैसे फर्स्ट डायमेंशन से किसी भी इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं 3 डायमेंशन में। लेकिन अभी हमें स्टार्ट करना चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स इन 3 डायमेंशंस, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को कर लें 3 डायमेंशन में, फिर उसको अप्लाई कर ले रियल प्रॉब्लम्स में। हाइड्रोजन एटम है उसके लिए हमारे पास, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वो एंगुलर मोमेंटम जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में है। सो यही हमने दोबारा मतलब करना है कि हम इन चीज़ों को पहले सीख लें और फिर उसके बाद वहाँ पे चले जाएं। मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ सबको आ रही है। अगर किसी को कोई इशू हो आवाज़ में तो वो मुझे लिख सकते हैं कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन जहाँ तक मुझे अभी सिस्टम पे दिखाई दे रहा है तो सबको मेरी आवाज़ आ रही है। सो अभी ठीक है जी, गुड, गुड के मेरी आवाज़ आ रही है। अभी शुरू कर लेते हैं उससे, क्वांटम मैकेनिक्स 3 डायमेंशन से। सो इट इज चैप्टर 4 इन ग्रिफ्थ बुक। जो ग्रिफ्थ बुक हम पढ़ रहे हैं उसमें ये चैप्टर 4 है, और दास में चैप्टर 5 है, और लिबाब में ये चैप्टर 9 है। तो आप तीनों बुक्स को, आप तीनों में से किसी को भी देख ले, आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात होगी कि आप तीनों में इसको देख ले। लेकिन स्पेसिफिकली ग्रिफिथ्स से मैंने जो है राइटिंग की है ज़्यादातर, तो लिबाब और ग्रिफिथ तो लाजमी देख ले। और साथ में जो है अरदास अगर आप सप्लीमेंट्री देख ले, तो चूंकि वो इंडियन ऑथर है तो थोड़ा सा डिटेल में उसने लिखा होगा, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑलरेडी आप लोगों ने इन टर्म जनरल टर्म में पढ़ा था, ई साई इक्वल टू एच साई। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 3 डायमेंशन में कि हमने लिखा है एच कट इनटू पार्शियल साई बाय पार्शियल टी इक्वल टू एच साई। सो इसी इक्वेशन में एच साई जो है वो एनर्जी आइगन वैल्यू तो लिखी हुई है, लेकिन एच जो है वो हैमिल्टोनियन है। और हैमिल्टोनियन जनरल फॉर्म में या क्लासिकली जब हम उसको लिखते हैं तो दैट इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर है, और पोटेंशियल जो है वो कैपिटल वी से हमने रिप्रेजेंट किया है। इन अदर वर्ड जब हम इसको 3 डायमेंशन में लिखेंगे तो फिर ये जो वी स्क्वायर है
इसको हम मोमेंटम फॉर्म में पी एक्स स्क्वायर, पी वाई स्क्वायर, पी वाई स्क्वायर एंड पी जेड स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसकी जो ऑपरेटर वैल्यूज हैं पी एक्स की और पी वाई की और पी जेड की, आप ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। वी हैव डिस्कस्ड इट इन द क्लास। H cut by out of partial by partial x is the value of momentum, linear momentum along x-axis and similarly along y and z-axis. Or you can write in 3 dimensions that is equivalent to h cut by iota and to del, where del is partial by partial x plus partial by partial y plus partial by partial z along I unit vector, j unit vector, and k unit vector. So thus the equation 1, or we can say the Schrodinger wave equation, will become as minus h cut square divided by 2m into del square psi plus v is the potential psi equal to iota h cut into del by del t into psi, where del square is equal to partial square by partial x square plus partial square by partial y square plus partial square by partial z square in the Laplacian and Cartesian coordinate system. We know it that this is the Laplacian and it is in the Cartesian coordinate system. The potential V and psi are now function of R, that is R is x, y, and z and t time. And the probability will be denoted with the d q bar r deta, which is equivalent to dx, dy, dz, and that is known as n infinitesimal small volume. So it's a very, very small volume element, and we have to take the integral over the whole volume for it, because we are now in 3 dimension. If the potential is independent of time, it means that now we are discussing the issue that the potential is independent of time. Potential is not changing. Then there will be a complete set of stationary states. Then the value of psi n and psi of n depends on r and t, that it is a function of position vector r and time t. So it will become as psi n of r, and then the other value is the time dependent value, which is exponential e minus iota e and t divided by h cut. So it's the wave function, you know already. It's the wave function, but here the potential is independent of time, and this represents the stationary states of the wave function. Or for a complete set of wave function, we can write summation of Cn into psi of n into Re. This determines the complete set of function, where Cn is a constant determined by the initial wave function psi of R0. You can find the value of Cn by initial wave function. So what Schrodinger wave equation in 3 dimension in Cartesian coordinates is very easy. That simply you have to put the value of del square instead of del, or instead of you are taking partial by partial square by partial x square in 1 dimension. Here you have to take as partial square by partial x square plus partial square by partial y square and plus partial square by partial z square. So this will represent the Schrodinger wave equation in 3 dimension in Cartesian coordinates. That's an easy way, and we can easily find the solution for that. Already I have written the wave function for it there, so it's not difficult. If people want to do it, you can do it from any book. It is easy, very easy, and it is already done in your previous lectures as well. So what we have to do, we have to consider the spherical symmetric potential system. And we are going to solve the 3-dimension wave equation and spherical potential system. So the potential is said to be spherically symmetric when it is independent of the angular variable theta and phi, and depends on the distance r from the center of the force field. सेंट्रल स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम से ये मुराद है कि आपके पास जो पोटेंशियल होता है वो सेंटर से फासले पे डिपेंड करता है कि इस सेंटर से फासला कितना है, आप किस पॉइंट पर हो, जो आर आपका वेरी करेगा। यानी जब आर की एक वैल्यू हो तो वो आर हर जगह पे, यानी तो स्फेरिकली सिमेट्रिक है ना, तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी उस आर की वैल्यू के लिए। तो अगर उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप किसी भी पॉइंट पर जाए तो आपका थीटा और पाई जो है वो तो चेंज होता जाएगा, बट यू विल हैव द सेम पोटेंशियल एट द होल सरफेस।
जब आपको सेम पोटेंशियल होल सरफेस पे मिल रहा है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द सेंटर एंड यू आर ए फिक्स आर, नाउ यू आर मूविंग इन अ सर्कल, तो इस सर्कल पे जब आप मूव कर रहे हैं यू आर चेंजिंग द एंगल, लेकिन अगर एंगल चेंज भी हो रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हर एंगल पर आपको सेम पोटेंशियल मिल रहा है। इसी तरह अगर आप इस सिमत में चले जाएं, सो इट्स मीन यू आर कवरिंग द होल स्फीयर, और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन रही है। सो बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पाई, the potential is not changing, but it is only changing when you change the value of r. अगर आप r को थोड़ा सा ज्यादा करें तो फिर आपकी एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। इसी तरह तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगुलर वेरिएबल्स थीटा एंड पाई, बट इट ओनली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। सो ये ज़हन में याद रखें कि जब भी हम स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस की बात करते हैं या सिस्टम की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द रेडियल एक्सिस मीन द आर, यानी आर पे डिपेंड कर रहा है। अगर आर चेंज होगा तो आपकी पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू चेंज होगी, अगर आर चेंज नहीं होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर वेरिएबल्स थीटा एंड पाई। तो इस वजह से हमने इसकी वैल्यू जो v की वैल्यू है हमने लिख ली, वैल्यू लिख दी v of r, यानी it is only depending on the value of r. So the Schrodinger wave equation for the energy state of such a system is therefore del square psi plus 2m by h cut square n to e minus v of r. Now v की जगह पे v of r आ गया, और ये जो e आपको नजर आ रहा है तो ऊपर की इक्वेशन में दूसरे साइड पे जो वैल्यू थी हमने इससे मत ली। So this is the generalized form of Schrodinger wave equation, और इसको हमने लिख लिया। अब इसी इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म करना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो यही डेल स्क्वायर है। जिस तरह मैंने ऊपर बात की कि डेल स्क्वायर डिपेंड करता है पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल जेड स्क्वायर, यानी जो लैप्लाशियन है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो अगर आप वो लिख ले यहाँ पे तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। बट जब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे देन वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, और इसकी वैल्यू डेल स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में भी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में भी, अपने बीएससी के क्लासेस में भी, और हमने क्वांटम मैकेनिक्स के स्टार्ट जब हमने ली थी और वहां पे हम जो काम कर रहे थे वहां पे भी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी। सो कहने का मतलब ये है कि आप डेल स्क्वायर की जो ये वैल्यू हमारे पास है विच इज इक्विवेलेंट टू 1 ओवर r स्क्वायर इनटू पार्शियल बाय पार्शियल r इनटू r स्क्वायर पार्शियल बाय पार्शियल r विद साइन प्लस 1 ओवर r स्क्वायर sin थीटा partial by partial theta sin theta into partial psi by partial theta plus 1 over r square sin square theta partial square psi by partial pi square. So this is the value of del square. यानी spherical polar coordinates में del square की वैल्यू जो है वो यही है। So what you have to quantum mechanics में यही वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी डेरिवेशन आप करेंगे तो फिर ये वही पूरा सिस्टम आपने दोबारा करना है जहां पे आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कार्टेशियन से स्फेरिकल पोलर में। तो वो पूरा प्रोसीजर लिखकर ये वैल्यू निकालना ये तकरीबन अलग आपसे 1 घंटे का टाइम लेगा, व्हिच इज टू मच फॉर यू पीपल स्पेशली ड्यूरिंग द पेपर। तो यही एक वैल्यू है जिसमें आपको 3 पार्ट्स नजर आ रहे हैं। द फर्स्ट पार्ट इज containing the derivative of r, the second is containing the derivative of theta, and the third is containing the derivative of pi. So ये 3 different terms हैं इसमें। जिस तरह हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में 3 डिफरेंट टर्म थे और उसमें हमारे पास एक वैल्यू थी x, y और z की, इसी तरह यहाँ पे r, थीटा और पाई की वैल्यूज है। बाकी ये टर्म अपनी जगह पे आ गई। सो अब ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, और इसी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हम कैसे हासिल करेंगे? सो दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो साई है इट इज डिपेंडेंट ऑन r थीटा पाई, तो हम इसी वेव फंक्शन को हम 3 डिफरेंट फंक्शंस में लिख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, और हर फंक्शन जो है वो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल कैपिटल R डिपेंड्स ऑन वेरिएबल r, कैपिटल थीटा डिपेंड्स ऑन variable theta, and capital phi depend on variable pi.
सो ये आपने ज़हन नशीन करना है कि ये जो हमने कैपिटल आर, कैपिटल थीटा, कैपिटल पाई लिखा है, एक्चुअली दीज आर रिप्रेजेंटिंग थ्री डिफरेंट फंक्शंस, और ये अलग अलग डिपेंड कर रहे हैं अलग अलग वेरिएबल पे। सो किसी भी वो फंक्शन को जब वो अगर वो दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो, हम दो फंक्शन लेकर सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट दो दो फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स। और फिर इसी को हमने पुट करना है, इस इक्वेशन 1 को जब हम ये जाके उसमें पुट कर लेंगे, सो व्हाट वी विल ऑब्टेन कि जहां पे हमारे पास साई की वैल्यू थी इक्वेशन 1 में, वहां पे अब कैपिटल आर, कैपिटल थीटा, कैपिटल पाई आ गया तीनों जगहों पे, बल्कि चारों जगहों पे ये वैल्यू आ गई इक्वेशन 1 में। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे अगर आप देख ले पार्शियल बाय पार्शियल आर, ये इसकी डिफरेंशियल अप्लाई है इन तीनों फंक्शंस पे, कैपिटल आर, कैपिटल थीटा और कैपिटल पाई पे। लेकिन जो कि यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर को ही डिफरेंशिएट कर सकता है, क्योंकि ये उसका फंक्शन है। थीटा और पाई जो है वो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आर, तो उसके लिए ये कांस्टेंट है एंड वी विल गेट अ जीरो वैल्यू फॉर इट। तो इस वजह से इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, हमने सिर्फ वही लेना है जो जिस पे ये एप्लीकेबल है। तो ये थीटा और पाई जो है ये बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा पार्शियल आर बाय पार्शियल स्मॉल आर। प्लस इसी तरह जो दूसरा टर्म है वो थीटा डिपेंडेंट है, तो उससे आर और पाई निकल जाएंगे, ओनली थीटा रह जाएगी। और थर्ड टर्म जो है वो पाई डिपेंडेंट है, तो उसमें कैपिटल पाई बाय स्मॉल पाई, यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर कैपिटल पाई बाय पार्शियल पाई स्क्वायर है, देयर इज अ स्मॉल स्क्वायर ऑन द पार्शियल पाई। सो तो ये रह जाएंगे, और जो लास्ट टर्म है उसमें डिफरेंशियल इन्वॉल्व नहीं है, तो इस वजह से आर थीटा पाई अपनी जगह पे जाएंगे। अब हमने क्या करना है, as each term in a function of one variable। so अब यहाँ पे अगर आप देख ले तो आपके पास जो है हर एक टर्म जो है अलग अलग वो एक ही वेरिएबल का फंक्शन बन गया है। तो क्या हम करें, अब हम ये करते हैं कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको हमने रीअरेंज करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ हैंड साइड बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय आर थीटा एंड पाई। जब हम ये कर लेंगे तो पहले टर्म में हमारे पास जो थीटा और पाई थी वो नीचे वाले थीटा और पाई के साथ कैंसिल हो जाएंगे, एंड यू आर ओनली लेफ्ट विद साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कैपिटल आर, और फिर वही टर्म जो है। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव को चेंज किया टोटल डिफरेंशियल में, और उसकी रीजन यही है कि अब चूंकि ये फंक्शन है सिर्फ एक ही वेरिएबल का, यानी आर जो है वो है और डिफरेंशियल भी आर है, तो पार्शियल से हम टोटल डिफरेंशियल पे जा सकते हैं। पार्शियल तो हमें तब चाहिए होता है जब हमारे पास एक से ज्यादा वेरिएबल हो, और साथ में जो फंक्शन होता है वो भी एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो। तो इस वजह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम टोटल डिफरेंशियल में चले गए। इसी तरह सेकंड टर्म में अगर आप लोग देख लें तो जो आर और पाई था वो कैंसिल हो गया ऊपर वाले टर्म के साथ, और नीचे चूंकि साइन थीटा भी मौजूद था, तो वही साइन थीटा और ऊपर आर स्क्वायर भी साथ में है, तो वो आर स्क्वायर तो वो कैंसिल हो गए। यू आर ओनली लेफ्ट विद साइन थीटा डिवाइड बाय कैपिटल थीटा, देन डी बाय डी थीटा इनटू साइन थीटा डी थीटा बाय डी थीटा। और इसी तरह जो लास्ट टर्म है वो अपनी जगह पे आ गया। लास्ट टर्म में भी जो कि हमने डिवाइड किया था तो आर थीटा और पाई कैंसिल हो गए थे, और हमारे पास जो चीजें रह गई थी वो सिर्फ हमारे पास थी, इस वजह से हमने उसको एज इट इज लिखी है, जस्ट सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है। अगर आप वो मल्टीप्लिकेशन या कर दे खुद इस टर्म की, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय आर थीटा पाई की, सो यू विल गेट दिस टर्म। अगर इसको आप गौर से देख ले यहाँ पे कि आपके पास जो है 2m स्क्वायर स्क्वायर ई वाई माइनस वी आर आर थीटा पाई है, तो अगर इसको आप इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यू विल बी ओनली लेफ्ट विद दिस टर्म। और जब दूसरा साइड है आपके पास वहां पे, यानी ये जो 1/पाई वाला टर्म यहाँ पे आपको नजर आया राइट हैंड साइड पे, इट इज एक्चुअली द थर्ड टर्म। जो इक्वेशन में ऊपर थर्ड टर्म था, हमने यानी इसमें एक स्टेप स्किप किया हुआ है और वही थर्ड टर्म को डायरेक्टली राइट साइड पे चेंज किया, तो प्लस से 1/पाई बन गया और डी स्क्वायर पाई बाय डी थीटा, यानी ये आर थीटा और पाई वाला जो टर्म था वो पाई वाला टर्म हमने राइट पे शिफ्ट कर दिया है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा। अब यहाँ पे अगर आप देख ले लेफ्ट हैंड साइड पे,
तो इसमें 3 टर्म है हमारे पास और तीनों सिर्फ डिपेंडेंट है थीटा और आर पे, जबकि राइट हैंड साइड जो है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है पाई पे। सो पुटिंग टू अ कॉमन कांस्टेंट, हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं कॉमन कांस्टेंट एम स्क्वायर के। जब हम इसको इक्वेट करते हैं एम स्क्वायर के और इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया, देन व्हाट वी डिड, हमने सिर्फ एक टर्म लिया 1 ओवर -1 बाई पाई इंटू डी स्क्वायर पाई बाई डी पाई स्क्वायर। इसमें ये स्क्वायर रह जाता है, आप याद रखिए मैंने अक्सर जगहों पे स्क्वायर नीचे नहीं लिखा, यू हैव टू राइट इट। जो डी पाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर है, तो ये आपके पास आ गया। अब इसको आप रीअरेंज कर ले, यू विल गेट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज डी स्क्वायर पाई divided by del pi square plus m square pi equal to 0. Now this is a second order differential equation. और जो इसका सॉल्यूशन है that is given by pi equal to c into e power plus minus iota m pi. This is the solution of this type of equation. इस टाइप ऑफ इक्वेशन में जो प्लस माइनस आयोटा एम पाई आ रहा है, तो इसको हम पाई प्लस 2 पाई भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेम वैल्यूज है क्योंकि ये सर्कल पे सेम पॉइंट है। मतलब ये है कि अगर एक सर्कल है और उसमें मैं एक पॉइंट पर हूँ, उस पॉइंट पे मेरी एंगल है पाई, लेकिन मैंने उसके साथ 2 पाई ऐड कर दिया, यानी 360 मैंने रोटेट किया, तो मैं वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाऊंगा। तो लाजमी बात है कि जो एंगल पाई है, फॉर एग्जांपल अगर ये सर्कल है और यहाँ पे ये एंगल पाई है, ये इस लाइन के साथ एंगल पाई बना है, लेकिन मैं यहाँ से 2 पाई चला जाऊं 360 तक, तो वापस इधर पहुंचूंगा। तो पाई प्लस 2 पाई जो है वो भी सेम पॉइंट होगा। इसी तरह अगर दोबारा मैं 2 पाई ऐड कर दूं, फिर यही पॉइंट होगा। आई एम कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। तो इस वजह से यहाँ पे हमने लिखा है कि पाई प्लस 2 पाई इज सेम एज पाई ऑफ पाई, देयरफॉर e पावर आयोटा m, अगर इसमें हम पाई की जगह पे पाई प्लस 2 पाई पुट कर ले, तो ये चूंकि सेम है e पावर आयोटा m पाई के बराबर ही है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि e पावर आयोटा m पाई यानी e पावर आयोटा m डिवाइड बाय 2 पाई 1 के बराबर है। इस वजह से हमने 1 के बराबर ले लिया कि अगर हम e पावर आयोटा m पाई के साथ e पावर आयोटा m 2 पाई लिख ले, सो वी विल हैव द सेम रिजल्ट। इस वजह से हमने इसको इक्वेट किया है 1 को, और जब हम इसको 1 को इक्वेट करेंगे, यानी आयोटा m e पावर आयोटा m 2 पाई इक्वल टू 1 है, अगर ये 1 के बराबर है, तो इससे हम m की वैल्यूज निकाल सकते हैं, which is 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अगर अब मैं इसमें e पावर आयोटा m पाई 2 पाई की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने 0 पुट कर दी, तो e पावर 0 इक्वल टू 1। अगर मैं प्लस माइनस 1 पुट कर दूं, अगेन आई विल गेट 1। अगर मैं प्लस माइनस 2 पुट कर दूं, अगेन आई विल गेट 1। So that's why we have given the value to m, that m is equivalent to 0 or plus minus 1 or plus minus 2 and so on. So अब यही चीज हमने, ये जो सॉल्यूशन हमारे पास आई है, व्हाट वी डू कि वहां पे तो हमने इक्वेट किया था इस इक्वेशन को सिर्फ m स्क्वायर को, तो उसी इक्वेशन ए में अब हम जो दूसरा साइड था लेफ्ट हैंड साइड, उसको इक्वेट कर रहे हैं m स्क्वायर को। तो जब हमने इसको m स्क्वायर को इक्वेट किया, फिर हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा से दोनों साइड्स को डिवाइड किया। जब हम डिवाइड कर लेते हैं, तो वी गेट 1 ओवर r d by dr into r square dr by dr plus 2mr square h cut square e minus v equal to m square divided by sin square theta minus वो जो थीटा वाले टर्म है हमने इसको शिफ्ट कर दिया है इसी राइट साइड पे, तो वी गॉट इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 को अगर आप देख ले गौर से, तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सिर्फ r डिपेंडेंट है, और जो राइट हैंड साइड है वो थीटा डिपेंडेंट है। तो दोबारा हम इस इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं एक और कांस्टेंट के, एंड दैट इज l into l plus 1। हमने यही कांस्टेंट लिया l into l plus 1, और इसको ये दोनों साइड आप इक्वेट कर लें। जब हम इसको इक्वेट कर लेंगे दोनों साइड पे, तो m स्क्वायर डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा, और जो दूसरा टर्म है वो दैट विल बी इक्विवेलेंट नाउ टू l into l plus 1। जब हमने ये इसके बराबर लिया, तो अब इसको रीअरेंज करें। रीअरेंज करके हमने ये जो, यानी हमने ये दोनों टर्म जो थे ये इस साइड पर ले आए l into l plus 1 साइड पे, या सिंपल मैं कह दूंगा कि पहले आप मल्टीप्लाई करें साइन स्क्वायर थीटा से दोनों साइड्स को। तो जो पहला टर्म है वो सिर्फ m स्क्वायर रह जाएगा,
जो दूसरा टर्म है नीचे साइन थीटा पे डिवाइडेड है, वो साइन थीटा स्क्वायर के साथ कैंसिल, एक साइन थीटा बाय थीटा रह जाएगा। और इसी तरह जो टर्म जो राइट साइड पे टर्म है वो डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपको नजर यहाँ पे आ रहा है कि एल इंटू एल प्लस वन साइन स्क्वायर थीटा ये वही टर्म है, और ये दूसरा हमने शिफ्ट किया राइट पे, वन ओवर थीटा साइन थीटा से एक साइन थीटा ऊपर वाले के साथ कैंसिल, सिर्फ साइन थीटा ऊपर रह गया। साइन थीटा डिवाइड बाय कैपिटल थीटा इंटू डी बाई डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा बाई डी थीटा प्लस एल इंटू एल प्लस वन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बराबर हो गया एम स्क्वायर के। जब ये एम स्क्वायर के बराबर हुआ तो ये इक्वेशन 6 है, हमने इसको भी सॉल्व करना है थीटा के लिए। और यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म जो रह गया था, क्योंकि हमने तो दोनों साइड को इक्वेट करना था, तो राइट हैंड साइड इक्वेट हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं अगेन टू एल इंटू एल प्लस वन। जब ये हमने किया तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म बोथ साइड बाय आर, कैपिटल आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जब हम ये मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा वन ओवर आर स्क्वायर इंटू डी बाई डी आर इंटू आर स्क्वायर डी आर बाई डी आर प्लस टू एम एच कट स्क्वायर, और इसके साथ आर आ जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू एल इंटू एल प्लस वन इंटू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखें तो जो आर फंक्शन है ये इक्वेशन तमाम आर के फंक्शन के फॉर्म में बन गया, और इसको हम रेडियल पार्ट कहते हैं। सो दिस इज द रेडियल पार्ट, और इन तीनों पार्ट्स का हम अलग अलग सॉल्यूशन मालूम कर सकते हैं एंड वी हैव टू फाइंड दैट। अच्छा, मैंने क्या किया, अब चूंकि सेम थ्री डायमेंशन सॉल्यूशन जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये हमें बार बार आएगा, ये अभी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है हाइड्रोजन एटम का ये उसमें भी आएगा, और उसके बाद जो है ये जो एंगुलर मोमेंटम है उसमें भी आएगा। तो मैंने यहाँ पे जो एंगुलर पार्ट्स थे वो मैंने इसी टॉपिक में किए हैं दोनों, यानी थीटा और पाई वाला पार्ट मैंने इस इधर किया है, और जो रेडियल पार्ट है वो मैंने उसी टॉपिक हाइड्रोजन एटम में किया है, मतलब सेम है। तो इस वजह से मैं ये इधर सॉल्व करता हूँ, वहां पे मुझे फिर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी, और जो रेडियल है वो वहां पे हम कर देंगे। अब इसकी जो सॉल्यूशन है, जो हमने पहला इक्वेशन लिखा था और उसकी सॉल्यूशन हमने लिखी थी सी ऑफ ई पावर प्लस माइनस आयोटा एम पाई, और एम की वैल्यूज भी हमने लिखी थी साथ में। सो व्हाट वी डू नाउ, हम इस पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो पाई फंक्शन है उसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करते हैं, और उसी इंटीग्रल को फिर सॉल्व करते हैं। यही वो फंक्शन आप इसमें पुट कर ले। लाजमी बात है चूंकि ये सर्कल है, जो माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी तक इंटीग्रल होता है, तो एक सर्कल के लिए वो 0 से 2 पाई तक जाता है, क्योंकि 0 से आप स्टार्ट लेकर वापस 2 पाई से 2 पाई पे आप जब पहुंचते हैं वो आप उसी पॉइंट पे। सो मिनिमम और मैक्सिमम आपका जो है वो एक कंप्लीट साइकिल है। तो इस वजह से ये जो इंटीग्रल हमने लिखा दैट इज फ्रॉम 0 टू 2 पाई, और जो पाई की वैल्यूज है ई पावर आयोटा प्लस माइनस आयोटा एम पाई। अगर आप ये इसका हिस्टेरिक ले ले तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा, तो जब ये आप एड अप करेंगे तो आपके पास वो कैंसिल हो जाएंगे एंड यू आर ओनली लेफ्ट डी पाई। 0 टू 2 पाई इंटीग्रल है और डी पाई है, तो ये लाजमी बात है 2 पाई के बराबर है। सो जो सी की वैल्यू है कांस्टेंट सी की वो 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई के बराबर है। अब यही वैल्यू आप उठाकर उसी फंक्शन सॉल्यूशन में डाल दे सी की जगह पे, तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो बन जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई इंटू ई पावर आयोटा एम पाई। ये आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन है। अच्छा, अब हमने एक टेबल बना के उसके वैल्यूज हमने लिख लिए, क्योंकि हमारे पास m की जो वैल्यू है वो है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो जब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इसमें इन्वॉल्व है, तो जो और आयोटा भी इन्वॉल्व है, तो इसमें दो वैल्यूज हमें निकल के आएंगे, एक रियल वैल्यू होगी और एक कॉम्प्लेक्स होगी। तो वो वैल्यू m के किस किस वैल्यू के पास लिए, यानी जब m की हम डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, तो क्या होंगे। तो वो मैंने एक टेबल के फॉर्म में आपको लिखे हैं, आप इसको खुद निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन से। ये जो हमने कंप्लीट इक्वेशन हासिल किया इसी से आप हासिल कर सकते हैं, m की वैल्यूज पुट कर लें। तो जब 0 है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी वही है 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई, और जो रियल फॉर्म है वो भी वही है क्योंकि सेम आ रहे हैं। लेकिन जब 1 है तो फिर हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई इंटू ई पावर आयोटा पाई है, जबकि जो दूसरा है रियल फॉर्म उसको हमने पाई ऑफ 1 cos थीटा भी लिखा है, बिकॉज
ये उसका रियल फॉर्म है 1/√2 पाई इंटू cos पाई। सिमिलरली -1 के लिए भी आप कर सकते हैं, ये तो 1 का मैंने लिखा, फिर -1 का, तो -1 के लिए जो रियल पार्ट होगा वो साइन थीटा वाला होगा, और जो 1 के लिए जो पार्ट होगा वो cos थीटा वाला होगा। ये आपने जहन में रखना है कि जो m की वैल्यूज है ना, वो जो वैल्यू आप ले रहे हैं, प्लस वाला ले रहे हैं या माइनस वाला ले रहे हैं, तो वो उसी को आपने जहन में रखना है, उसी के मुताबिक इसकी जो सॉल्यूशन होगी वो उसी पार्ट में चेंज होती जाएगी। सो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सिमिलरली नाउ यू टेक द वैल्यू ऑफ m2 और उस 2 और -2 के लिए आप कर दे, सो यू विल हैव द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ वेव फंक्शन फाई, उसके लिए आपके पास ये वैल्यूज आएंगे। इसी तरह 3, 4, 5 एंड सो ऑन, उसके लिए आप कर सकते हैं। तो ये अब आपके पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन आ रहा है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि व्हाई वी आर टेकिंग द वैल्यूज ऑफ m। ये इफ यू रिमेंबर yesterday I explained that we need all the 4 principal quantum numbers। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है हमारे पास n, l, m और ms, तो उसकी वैल्यू हमें चाहिए होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स में या उसमें तो हमने डायरेक्टली स्टेट से या मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन से उस वैल्यूज को लिया था। यहाँ पे हम क्वांटम मैकेनिक्स में उसको बाकायदा डिराइव करते हैं और वो निकल आते हैं। आपने देखा कि जब हमने 3 डायमेंशन में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया, तो जो एक सॉल्यूशन आ रहा है वो हमें m की वैल्यूज दे रहा है, और m की वो वैल्यूज है 0, +-1, +-2, और उन हर अलग अलग वैल्यू के लिए हमारे पास अलग अलग वेव फंक्शन है, और उसका अपना इमेजिनरी और रियल पार्ट आ रहा है। यानी अब इन्हीं वेव फंक्शन से जब हम किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उनको बनाना चाहते हैं, अगर आप ये ग्रिफिथ बुक देख लें, वो शेप्स दिए हुए हैं उसमें, तो वो शेप्स हम हासिल कर सकते हैं इन्हीं वैल्यूज से। तो दीज आर द वैल्यूज यू आर गेटिंग फॉर ऑल द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, और उसकी प्रूफ यही है क्या वो यहाँ से निकल आते हैं। इस वजह से हमने अलग अलग वेव फंक्शन, यानी 1 के लिए उसकी रियल और इमेजिनरी वैल्यू, फिर -1 के लिए उसकी रियल और इमेजिनरी वैल्यू, इसी तरह 2 के लिए, क्योंकि जब m की वैल्यू चेंज होती जाएगी, सो इट्स मीन कि आपकी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो वो यहां से आप निकाल लेते हैं। ओके, अब जो है ये पाई सॉल्यूशन था, अब हम थीटा सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अब थीटा सॉल्यूशन के लिए जो इक्वेशन 6 था वो हम ले लेते हैं। वो जो हमारे पास आया था sin थीटा बाय थीटा इंटू d बाई डी थीटा इंटू sin थीटा d थीटा बाई डी प्लस l इंटू l प्लस 1 sin स्क्वायर थीटा व्हिच वाज इक्वल टू m स्क्वायर। सो इसी को हमने लिया और इसको हमने मल्टीप्लाई भी, इसी टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया विद थीटा, कैपिटल थीटा डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा। जब हम ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर ले, so we have this equation now। अब आगे हमने क्या किया, हमने l इंटू l प्लस 1 की जगह पे लैम्डा पुट किया, यानी लैम्डा जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग l इंटू l प्लस 1। ऊपर जो हमने इसको इक्वेट किया था l इंटू l प्लस 1, तो ये भी एक्चुअली हमने इसी बेस पे किया है, ये आगे आपको क्लियर भी हो जाएगा। यानी अगर हम वहां पे कोई कांस्टेंट लैम्डा ले लें या कोई और कांस्टेंट ले लें, फिर वह हमें बाद में पता चलेगा कि वो कांस्टेंट जिस तरह यहाँ पे है कि वो l इंटू l प्लस 1 के बराबर है, और ये हमें बाद में क्लियर भी होगा कि एक्चुअली दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो इस वजह से हमने इसी फॉर्म में लिखा है। सो लैम्डा को हमने लिख लिया और उस इक्वेशन को रीअरेंज किया। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, सपोजिशन करते हैं। सपोजिशन ये है कि हमने z ले लिया cos थीटा के बराबर, ये ऑलरेडी जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल में कन्वर्जन करते हैं तो ये इसके बराबर होता है, और इसकी डेरिवेटिव आप ले ले तो ये निकल आएगा। फिर इसी से आप d बाई डी थीटा मालूम कर ले, तो d बाई डी थीटा आपके पास माइनस साइन थीटा इंटू डी बाई डी जेड थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये आप डी जेड बाई डी थीटा एक्चुअली कर रहे हैं। और इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि दैट इज इक्विवेलेंट टू माइनस इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर पावर 1/2 इंटू डी बाई डी जेड। यानी ये जो 1 माइनस जेड स्क्वायर है ये उन्होंने साइन थीटा यानी cos थीटा आपके पास इधर मौजूद थी, तो अगर इसका आप स्क्वायर ले ले, जेड स्क्वायर कर दे, तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर आप इसको ट्रांसफॉर्म कर ले साइन
थीटा में, यानी cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। तो इसी तरीके से आप इसको, यही जो ये रिलेशन मैंने लिखा है 1 माइनस जेड स्क्वायर होल पावर अंडर द रूट है, तो अगर आप इसमें z की जगह पे ये cos थीटा पुट कर ले तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के। साइन स्क्वायर थीटा का आप अंडर रूट ले ले, यानी 1/2 पावर है, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। सो माइनस साइन थीटा डी बाई डी जेड विच इज हेयर, माइनस साइन थीटा डी बाई डी जेड। तो इसमें कोई वो नहीं है, जस्ट हमने इसको सॉल्व किया है, यानी हम इसी ऊपर वाली इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म ऑफ जेड। तो हमने यहाँ पे आप वो तमाम वैल्यूज पुट कर दी एंड वी गॉट दैट डी बाई डी जेड इनटू 1 माइनस जेड स्क्वायर, वहां पे स्क्वायर था तो इस वजह से वो 1/2 उसके साथ कैंसल, एंड डी थीटा अब ये इन टर्म ऑफ जेड आ गया है तो ये जेड पे डिपेंडेंट है, डिवाइड बाई डी जेड, और यहाँ पे लेमडा माइनस एम स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे अगेन capital theta depending on the value of z. So you got that equation now in term of z, which is an associated legendary equation. अब legendary polynomial आप लोग पढ़ चुके हैं, and you also studied कि हमारे पास वो पोलर इक्वेशन होते हैं, उसमें पोल निकल आते हैं। पोल क्या होता है, वो कैसे, या आप लोग अपने एमपी में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो पोल होगा दैट इज z इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये इस वजह से है कि अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर ले प्लस माइनस 1 तो जो डिनोमिनेटर है या जो 1 माइनस जेड स्क्वायर वाला टर्म है वो जीरो हो जाता है। तो इस वजह से ये z हमारे पास एक पोल है। मैथमेटिक्स में आप लोगों को सर ने समझाया होगा, मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेता हूं कि पोलर या पोल से क्या मुराद होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कन्वेंशनली हम किसी रास्ते में पोल लगाते हैं। अब एक रास्ते में आप जा रहे हैं, उस रास्ते में एक जगह पे पोल लग गया है, पोल लग गया है, अब लाजमी बात है कि वहां पे आपको एक हर्डल नजर आ रहा है, आप उसी को क्रॉस नहीं कर सकते, वो पोल है दरमियान में, आप उससे टकराएंगे। तो ये उसी तरह एक सिंगुलर पॉइंट जो होगा, ये भी उसी तरह एक पॉइंट होता है जिसको आप, यानी उसी को आप क्रॉस नहीं कर सकते, ना ले सकते। तो यही वो पॉइंट है कि अगर हम z को प्लस माइनस 1 लेंगे सो दैट इज द पोल फॉर इट, तो ये इक्वेशन जो है आपका वेनिश हो जाएगा। जो सिंगुलर पॉइंट्स की आपने बात की थी ये वही चीज है, तो इस वजह से हमने इसको मानना है। सो दिस इज अ लेजेंडरी एसोसिएटेड लेजेंडरी इक्वेशन, और इसमें जो पोल है वो z इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे है एंड हैज फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन फॉर l इक्वल टू 0 1 2 एंड m। अब m के लिए तो ऑलरेडी आपकी वैल्यू निकल आई थी, आपने लिखा था 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। यहाँ पे उसको एक चीज मिल गया, वो चीज ये था कि these values will go on up to plus minus l, यानी लास्ट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, प्लस माइनस l होगी। ठीक है ना, ये m की वैल्यूज आप क्लियर हो गई कि ये m जो है ये एक्चुअली l पे डिपेंडेंट है, और l जो है वो हमारे पास 0 1 2 एंड सो ऑन। l की वैल्यू, अब फॉर एग्जांपल लेट से अगर l को हम 2 ले ले तो m की वैल्यूज क्या होंगी, m की वैल्यूज होंगी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अगर l हमारे पास 3 के बराबर हो तो m की वैल्यूज होंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी अब ये खत्म हो रहा है। अगर l की वैल्यू हम 0 ले ले तो m की वैल्यू 0, यानी l के वैल्यूज के लिए m के वैल्यूज है। फॉर वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 0 m हैज 0 वैल्यू, फॉर l इक्वल टू 1 m हैज 3 वैल्यू 0 प्लस माइनस 1, फॉर l इक्वल टू 2 m हैज 5 वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये 5 वैल्यूज बन रहे हैं m के। तो l के हर वैल्यूज के लिए m के वैल्यूज हमारे पास बनेंगे। ओके, सॉल्यूशन इज द लेजेंडरी पॉलिनोमियल, और जो इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये एसोसिएटेड लेजेंडरी इक्वेशन है तो लाजमी बात है हम जानते हैं कि उसका जो सॉल्यूशन है वो लेजेंडरी पॉलिनोमियल है व्हिच इज PAL एंड डिपेंडिंग ऑन z फॉर m इक्वल टू 0 एंड एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल, यानी ये सिर्फ एक टर्म के लिए जब m 0 हो, और एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल होगा यानी दैट इज PAL जिसकी वैल्यू ऊपर है m, और उसको हमने लिखा है उसमें 2 बार्स में। इसका क्या मतलब है कि अगर आप m को प्लस वैल्यू देंगे, अगर आप m को माइनस वैल्यू देंगे, यू विल हैव पॉजिटिव वैल्यू फॉर द PL, क्योंकि नेगेटिव पावर तो हो ही नहीं सकता इनटू z। सो लेजेंडरी पॉलिनोमियल आपके पास इसकी जो है सॉल्यूशन है, एक को हम एसोसिएटेड कह रहे हैं इस वजह से कि जब m की वैल्यू 0 ना हो
तो हमारे पास अगर m की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर सिर्फ pl रह जाएगा, अगर 0 ना हो बाकी हो तो तमाम वैल्यूज के लिए पर m ऑल वैल्यूज ऑफ m वी विल हैव दिस pl, ऊपर जो है पावर वो m है और ये उसकी सॉल्यूशन है। अब चूंकि ये सॉल्यूशन हमें निकल आई है तो यही वेव फंक्शन या जो पॉलिनोमियल है इसको हमने अब यूज करना है और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के फॉर्म में भी इसको हमने निकालना है, क्योंकि लाजमी बात है कि जिस तरह हमने ऊपर किया हर वेव फंक्शन में हम एक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन या कंप्लीट वेव फंक्शन हासिल करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा वेव फंक्शन है वो थीटा है और उसकी जो सॉल्यूशन हमने निकाली वो थी पी एल पावर एम इंटू जेड, पावर एम इज ग्रेटर देन 0। तो उसके साथ हमने एक कांस्टेंट लिख दिया कैपिटल एन से और वो डिपेंड कर रहा है दोनों वैल्यूज पे एल और एम के, क्योंकि ये हम इस वजह से लिख रहे हैं एल और एम के ऊपर हमें पता चला है कि जो वैल्यूज है एल की एम की वो डिपेंडेंट है एल पर, और लेजेंडरी पॉलिनोमियल में भी हमने पढ़ा कि एसोसिएटेड लेजेंडरी में एम से ग्रेटर वैल्यूज है और जबकि सादा में हमारे पास एम इक्वल टू 0 के लिए है। तो इस वजह से ये जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जिस तरह हम लिखते हैं ए वहां पे, या ये इन अदर वर्ड्स वेव का एम्पलीट्यूड भी हम इसको जाहिर कर देते हैं, तो यहाँ पे हम एन डिपेंडेंट ऑन एल एम लिख लेते हैं। अब इस पे आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई कर ले, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वो जो साई स्क्वायर आप लेके उसको उसी तरह, तो ये सेम उसी तरह इसने अप्लाई किया है साई साई स्टेरिक और इंटीग्रल। लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स में आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपकी -1 और +1 होती है, माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी की जगह पे, तो वही वैल्यू हमने ली। और यहाँ पे हमने जो स्टेरिक था यानी जो लेजेंडरी पॉलिनोमियल में यानी साई स्टेरिक की जगह पे हमने उसको पी के नाम दे दिया, जबकि दूसरा पी एल है और जो वो है वो कांस्टेंट एन उसका स्क्वायर आ गया। सो व्हाट वी हैव टू अप्लाई दैट इक्वेशन, और उसके लिए हमने क्या करना है, हमने लेजेंडरी पॉलिनोमियल की वैल्यू उठाकर लिखनी है। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन पर एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल हमने ले लिया, यानी ये इंटीग्रल था तो दैट इज 2 डिवाइड 1 into l प्लस m इन ब्रैकेट्स वो जो क्या है उसको आप क्या कहते हैं, मैं वो डिटरमिनेंट्स में हम लिख लेते हैं विद फैक्टोरियल एंड देन बिलो इज l माइनस डिटरमिनेंट m फैक्टोरियल विद द क्रॉनिकल डेल्टा l के वही है जिस तरह mn था हमारे पास, क्या अगर l के बराबर होंगे तो इससे 1 आएगा, अदरवाइज इट विल बिकम 0। तो इसकी जो सॉल्यूशन है दैट इज l के लिए, यानी जब l और k सेम हो तो आपके पास वैल्यू आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं। सो यही जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो यू गेट दैट थीटा एल एम जो है उसकी सॉल्यूशन समेशन 2l + 1 डिवाइड बाय 2, और वही वैल्यूज है विद द सेम वैल्यू। ये यहाँ पे पेज में नहीं आए लेकिन जो आप ऊपर आपने लिखे हैं वही इसके साथ ही है। वेयर समेशन जो है ये जो इसने वैल्यू लिखी है ये समेशन है या एप्सिलॉन की जो वैल्यू इसने लिखी है वो क्या है, वो है -1 होल पावर m। अब अगर m की वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो लाजमी बात है एप्सिलॉन की वैल्यू 1 होगी, और अगर m की वैल्यू एप्सिलॉन इज -1 पावर m पावर ग्रेटर m, ये जो एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल था उसमें इसकी वैल्यू जो है वो -1 होगी, और जो है ये 0 के लिए या लेस देन 0 के लिए ये 1 होगी। अगर m -1 -2 हम ले तो फिर ये 1 के बराबर होगी। सो दिस इज द मेन थिंग यू शुड नो। अच्छा, अब जो PL और MZ था 1 - z square into power m by 2 d by dz power m into PLZ, यानी एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल है, and PLZ is the nth legendary polynomial defined by the Rodriguez formula। So Rodriguez formula जो है वो हमारे पास यही है, और फिर इसी फार्मूले से चूंकि ये उसकी सॉल्यूशन है या उससे डिफाइन हो चुका है, आपने थोड़ा सा MMP बुक उठा के वो जो आप लोग पढ़ चुके थे पॉलिनोमियल्स को, ये जो लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स था इसको आपने दोबारा देखना है ताकि ये चीज आप डिटेल में समझ जाए। अब यहाँ पे हम l की वैल्यू 0 अगर पुट कर ले, फॉर l इक्वल टू 0 वी हैव p0 1, और जब हम 1 पुट कर ले सो वी हैव इट दिस इज इक्वल टू x, और जब हम 2 पुट कर ले दिस इज इक्वल टू 1 बाय ये x या z है 1/2 into 3z - 1। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करते जाएं, यू विल गेट वैल्यूज। यहाँ पे हमने इसको डिटेल में लिखा है 0 1 2 3 4
अब चूंकि एल की वैल्यूज तो आपके पास पॉजिटिव है, ओनली 0 1 2 3 है, सो P0 P1 P2 P3 P4 P5 की वैल्यूज आपके साथ है इन टर्म ऑफ एक्स गिवन है, और इसी से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर P0 है आपके पास तो वो तो 1 के बराबर है, तो जो -1 और 1 है आपके पास along x एक्सिस, तो y एक्सिस पे 1 यहाँ पे हमने ले लिया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि 1 कांस्टेंट है, तो -1 पे भी वो 1 है, 1 पर भी वो 1 है, और 0 पर भी वो 1 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो यानी x एक्सिस को पैरेलल लाइन है ऊपर P0 यानी P0 की वैल्यू, P1 जो है अगर आप उसको देख लेते हैं इज इक्विवेलेंट टू x। अब x को जब आप वैल्यू देंगे यानी x अगर 0 होगा तो P1 0 होगा, x1 होगा, P1 1 होगा, x2 होगा, P1 2 होगा, यानी x को आप पॉजिटिव वैल्यू देते जाए तो आपको स्ट्रेट लाइन एक्स वाई क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, और अगर आप नेगेटिव वैल्यू देते जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको डाउनवर्ड लाइन मिलेगा। तो जो P1 है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है। इसी तरह P2 जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए राइट साइड पे एक पैराबोला टाइप बना रहा है, और नेगेटिव वैल्यूज के लिए लेफ्ट साइड पे, तो ये एक पैराबोला बना रहा है। इसी तरह जो P3 है उसको आप देख ले तो उसमें x क्यूब और x दोनों आ रहे हैं, तो वो एक वेव शेप लेके इख्तियार कर रहा है। इसी तरह P4 P5 आप खुद ड्रा कर सकते हैं ग्राफिक के लिए अगर आप चाहते हैं। So these are also the values of the polynomial, or you can say of the function जो कि एंगुलर सॉल्यूशन में आपको जरूरत है। For PLM is not a polynomial where because m is odd। अच्छा, अब ये इसमें जो मजीद हम इवन और आर्ट की वो कंडीशन लेके आ रहे हैं ताकि ये हमें मजीद क्लियर हो और इसको हम उसी टर्म में लेंगे। सो वेयर P2 ऑफ 0 ये इसकी वैल्यू थी जो हमने ऊपर लिखी, और P2 ऑफ 1, अब यानी PL ऑफ M की हम बात कर रहे हैं, वो तो हमने 0 के लिए किया था जब M 0 था, तो उसके लिए हमने वैल्यू लिखे थे। अब यहाँ पे जो है वो हम M की 0 1 2 3 वैल्यूज के लिए लिख रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जब M आड होगा तो वो पॉलिनोमियल, ये कह रहा है कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज़ M इज आड। अगर M आड हो तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। तो P2 ऑफ 0 की यही वैल्यू है, P2 ऑफ 1 की यही वैल्यू है, और P2 ऑफ 2 की यही वैल्यू है, उसी इक्वेशन में हमने पुट की हुई है। सो वी नीड P ऑफ L ऑफ n इक्वल टू P ऑफ L ऑफ m। यहाँ पे हमने z लिखा और साथ में यहाँ पे z की जगह पे cos थीटा लिखा। z और cos थीटा ऊपर हमने लिखे थे कि z इक्वल टू cos थीटा। a is 1 minus cos स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट sin थीटा का बराबर है। सो PL ऑफ n cos theta जो है is always a polynomial in cos theta, and for odd m it is multiplied by sin theta। जब हमारे पास ये आड होगा तो ये sin थीटा से फिर मल्टीप्लाई होगा। नाउ L must be normalized integer पर रिड्यूस फार्मूला, वो जो फार्मूला है उसके मुताबिक L जो है वो नॉन नेगेटिव जो है इंटीजर होगा, यानी 0 1 2 3 उसमें -1 नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे जो m है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन L, और m की वैल्यू हमने उसी में पुट की है कि इट विल ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये PL ऑफ m 0 हो और एनी वैल्यू ऑफ L, देयर आर 2L + 1 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। तो ये तो वही बात है जो ऊपर हमने बात की थी कि हम L की वजह से m की वैल्यूज निकाल सकते हैं या उसको मालूम कर सकते हैं। तो वहां पे हमने जनरली लिखा था और यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा उसी ये वही वैल्यू है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे L0 1 है। अगर हमारे पास PL ऑफ m 0 हो तो फिर L के लिए हमारे पास 2L + 1, m के लिए 2L + 1 वैल्यूज होंगी। 2L + 1 कैसे? फॉर एग्जांपल m is 0 देन 2 0 + 1 तो 1 है, L की एक ही वैल्यू है। अगर L 1 हो हमारे पास 2 1 + 1 3 वैल्यूज होंगे, अगर 2 हो तो 5, इसी तरह आप चलते जाए। तो वो मैंने आपको ऊपर बता दिए कि अगर आपके पास L की वैल्यू 2 हो तो M की वैल्यू आपके पास 5 आएंगे, यानी 0 ± 1 ± 2, तो ये आपके पास 5 वैल्यूज बन रहे हैं। अच्छा, फिर इन्हीं पॉलिनोमियल्स को ये जो P0 यानी हमने L और M की वैल्यूज पुट करके
उसकी वैल्यूज देख ली है ऊपर इक्वेशन से, यानी P0 L भी 0 है, M भी 0 है तो 1 के बराबर, यहाँ पे L भी 1 है तो M भी 1, तो ये साइन थीटा के बराबर। अब देखिए यहाँ पे L1 और M0 तो cos थीटा के बराबर, इसी तरह फिर P2 और 2 तो ये देखिए यानी L की वैल्यू 1 के लिए ये 1 1, और यहाँ पे M की वैल्यू हमारे पास 0 और 1 है। इसी तरह चूंकि हम ऊपर सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, वो डिटरमिनेंट में था तो इस वजह से वो नेगेटिव नहीं आ रहा, तो यहाँ पे L की एक वैल्यू 1 के लिए आपके पास M की 0 और 1 वैल्यू -1 वाली भी 1 के बराबर है। यहाँ पे इसी तरह 2 के लिए, तो जब 2 तो ये 2 फिर 2 1 और 2 आप 0 इधर लिखा है, तो वो तीन वैल्यू हमने ले लिए 1 2 और 0 M के लिए पार L इक्वल टू 2 के लिए। लेकिन उसमें मसला यह है कि जो नेगेटिव वैल्यू है -1 -2 तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू देंगे। इसी तरह 3 के लिए लिखे हुए हैं, एंड सो ऑन यू कैन राइट। अब इसको आप ड्रा कर ले, तो जो P नॉट और नॉट है जिसमें M की वैल्यू भी 1 है, सॉरी 0 है, और L की भी, तो ये देख ले आपको एक सर्कुलर शेप में एक वो मिल रहा है। और अगर आपको क्लासिकल फिजिक्स में याद हो तो वहां पे आपने कहा था जो स्टेट L है L इक्वल टू 0 स्टेट, तो ये एक सर्कुलर स्टेट है हमारे पास या एक स्फीरिकल स्टेट है, तो यहां से भी वो निकल आया है। इसी तरह पॉलिनोमियल 1 0 के लिए ये डंबल शेप बनता है, पॉलिनोमियल 1 1 के लिए ये भी डंबल है लेकिन हॉरिजॉन्टल है। P2 ऑफ नॉट के लिए हमने ड्रा किया तो ये एक डंबल लेकिन दरमियान में दो और सर्कल क्रॉस कर रहा है। इसी तरह P2 ऑफ 1 और P2 ऑफ 2 ये ड्रा, बाकी जो शेप्स है इसके आप बुक में देख ले, लिबाब ने भी तकरीबन दिए हुए हैं और ग्रिपत ने भी दिए हुए हैं, तो आप उसमें ये देख लें। अब हमारे पास दो फंक्शन जो हमने सॉल्व कर दिए, एक थीटा वाला और एक पाई वाला, और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशन, जो पाई वाला था उसमें m के सॉल्यूशन आ गए और जो l वाला है उसमें l m दोनों से सॉल्यूशन निकल आए। अब चूंकि एंगुलर पार्ट है हमारे पास और एंगुलर पार्ट पे सिर्फ वो डिपेंड कर रहा था थीटा और पाई पे, ठीक है ना, तो इस वजह से हम इससे एक चीज निकाल रहे हैं और उसको क्या हम कहते हैं, स्फीरिकल हार्मोनिक्स। हमने पहले ये बात की थी कि सेंट्रली सिमेट्रिक पोटेंशियल में वो डिपेंड कर रहा है आर पे, थीटा पाई पे नहीं। तो अब जब हम बात कर रहे हैं हम एक फिक्स आर पे बात कर रहे हैं, यानी आर हमारा चेंज नहीं हो रहा, हम एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस में हैं, उसी सरफेस में हम बात कर रहे हैं, तो उसी में हमारे पास डिफरेंट स्फीरिकल हार्मोनिक्स जो बन रहे हैं हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्फीरिकल हार्मोनिक्स, अच्छा मैं ये क्वेश्चन देख लूं अभी। अच्छा हिजबुल्लाह सर, जी सर, हिजबुल्लाह ने सर लिखा है, बाकी कुछ नहीं कहा, ठीक है मैं वापस आता हूँ। जो स्फीरिकल हार्मोनिक्स बन रहे हैं इसी में, तो वो लाजमी बात है कि उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में आएंगे, तो उसके लिए हमने एक y कैपिटल Y से उसको रिप्रेजेंट किया उसके वेव फंक्शन को, और वो डिपेंड है ऑन L एंड M, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से ऑन थीटा एंड पाई, क्योंकि हम सिर्फ स्फीरिकल की बात कर रहे हैं। सो द सॉल्यूशन ऑफ द एंगुलर पार्ट इज कॉल्ड स्फीरिकल हार्मोनिक, यानी ये जो सॉल्यूशन हमने हासिल किया एंगुलर पार्ट के लिए, so this is known as the spherical harmonics. So combining the solution of theta and pi we get, अब हम उन दो को, जिस तरह हमने ऊपर लिखा था कि हम किसी भी वो फंक्शन को अगर वो दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट है उसको हम सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट फंक्शंस में लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे उसी तरह हम इसको, अगर हमारे पास दो या तीन वेरिएबल हो, यानी एक वो फंक्शन एक वेरिएबल पे, दूसरा दूसरे वेरिएबल पे, तीसरा तीसरे, तो उनको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर ले ले तो वो एक कंबाइन जो है वो फंक्शन देगा व्हिच विल डिपेंड ऑन द थ्री वेरिएबल। तो यहाँ पे वो हमने टू वेरिएबल वाला किया है, so that is equivalent, and this is now that you can see the product of the two, which is epsilon under the root 2l plus 1 into l minus m modulus factorial divided by 4 pi l plus m modulus factorial, और साथ में एक टर्म उसके साथ दूसरा जो आ रहा है वो पॉलिनोमियल से आ गया, that is pl power m cos theta into e power iota m pi। तो ये अब ये दोनों थीटा और पाई वाला सॉल्यूशन हमने कंबाइन करके लिखा, और यहाँ पे हम जानते हैं कि जो l की वैल्यूज है वो 0 1 2 है और जो m है उनकी वैल्यूज डिपेंडेंट है ऑन l, तो l की 0 के लिए उसकी वैल्यू 0, l के 1 के लिए उसकी 0 वैल्यू प्लस माइनस 1 0, और l की 2 के लिए उसकी वैल्यू 0 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन।
सो द स्फेरिकल हार्मोनिक्स जो है हमारे पास, द स्फेरिकल हार्मोनिक्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, यानी ये दोनों म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, और लाजमी बात है ये ऑर्थोगोनल होंगे, क्योंकि अगर थीटा इसी तरह सर्कल है तो पाई इसी तरह सर्कल है, तो ये दोनों म्यूचुअली जो है वो ऑर्थोगोनल जाएंगे। वो मैंने पहले भी आपको बता दिया, आप खुद भी इसको डिटरमिन कर सकते हैं। तो क्योंकि जो थीटा चेंजेस है वो 260 एंगल तक जाता है, 0 to 2 पाई, और जो पाई एंगल है वो हम 0 to यानी वो हम 180 तक 0 to पाई ले रहे हैं। तो इस वजह से इसको म्यूचुअली ऑर्थोगोनल कहते हैं। और उस म्यूचुअल ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन इस पे इसने अप्लाई किया, यानी जो सिंगल डिपेंडेंट यानी वाई आप एल एम और वाई आप एल एम, तो उसका प्राइम ले ले, तो फिर साइन थीटा डी पाई, क्योंकि ये वही इंटीग्रल है जो हम पहले लिखते हैं साई साई स्टेरिक माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी विद द डी डीटा, और डीटा जो था वो कार्टेशियन में dx dy dz के बराबर था। अब ये टू वेरिएबल फंक्शन है, तो यहाँ पे ये साइन डी थीटा और डी पाई के बराबर है। तो वही स्टेरिक, पहला हमने स्टेरिक लिया, दूसरा नहीं। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके साथ क्रॉनिकल डेल्टा एल एल प्राइम और एम एम प्राइम, दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म नाउ, क्योंकि अगर एल एल प्राइम क्या मतलब है, एल जो है वो आपका 0 1 है, लेकिन एल प्राइम आप स्टेरिक वाले से निकल आएगा, तो इसको इसने एल प्राइम के नाम से लिख दिया। इसी तरह क्रॉनिकल डेल्टा एम और एम प्राइम, एक एम जो नॉर्मल टर्म से आ रहा है, दूसरा जो स्टेरिक वाले से आएगा। तो ये जरूरी है कि अगर एल एल प्राइम बराबर हो, फॉर एग्जांपल अगर हम थीटा की वजह से एक स्टेट ले रहे हैं और उसमें हम कह रहे हैं कि एल इक्वल टू 0 स्टेट है, और फिर पाई की वजह से हम दूसरा स्टेट इसी तरह ले लें कि वो इसी सर्कल से डिफरेंट हो थोड़ा सा, यानी उसमें एल की वैल्यू 1 हो 2 हो, तो फिर ये कैनोनिकल डेल्टा 0 दोगे और वो फंक्शन खत्म हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में ही होगा, थीटा के लिहाज से भी पाई के लिहाज से भी। तो एल एल फिर आपका बराबर होगा, एल एल प्राइम आपका बराबर होगा। तो जब एल प्राइम बराबर हो, इट विल इक्विवेलेंट टू 1, देन अगेन वी विल गो टू एम एम प्राइम, अगर ये दोनों भी बराबर हो, अगेन वी विल गो टू 1। अब इसी के मुताबिक जो सॉल्यूशन है, सम ऑफ द टर्म्स जो है वो यहाँ पे इन्होंने किए हैं कॉम्प्लेक्स और रियल फॉर्म में स्फेरिकल हार्मोनिक्स के लिए। वाई आप 0 0 का मतलब है वाई आप एल एम, तो एल की वैल्यू भी 0 है, एम की वैल्यू भी 0 है। जब आप ये उस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको मैंने नंबर नहीं दिया, लेकिन दिस वे फंक्शन, तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो रियल जो सॉरी कॉम्प्लेक्स जो है वो भी सेम है और रियल भी सेम है वाई आप 0 0 के लिए। जब आप वाई आप 1 0 लेंगे, आप यहाँ पे एल की वैल्यू आपने 1 ले ली। जब एल की वैल्यू आपने 1 ले ली तो एम के आपके पास कितने वैल्यूज हैं, एम के आपके पास 3 वैल्यूज है, 0 +1 एंड -1। तो एम 0 के लिए दिस इज द कॉम्प्लेक्स पार्ट एंड दिस इज द रियल पार्ट, M1 के लिए this is the complex part and this is the real part, M-1 के लिए this is the complex part and this is the real part. You are getting all the parts for the spherical harmonics. इन spherical harmonics को आप बाकायदा ड्रा कर सकते हैं, इसके डायग्राम्स जो है वो आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी देख सकते हैं और इस पे भी देख सकते हैं। अच्छा, अब जो पार्ट रह गया है वो है रेडियल पार्ट। मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको लिखा था, जब हमने इक्वेट किए थे वो इक्वेशन, तो उसमें ये वाला जो पार्ट था ये रियल पार्ट था, लेकिन इसकी सॉल्यूशन मैंने इधर नहीं की, इसकी सॉल्यूशन मैंने हाइड्रोजन एटम में की है। तो इसके बाद हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसी में फिर इस सॉल्यूशन को इसकी डेरिवेशन दोबारा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने नहीं की, जबकि जो ऊपर वाले थे वो हमने यहाँ पे किए, तो वहां पे हम इसको नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आप लोगों को दिखा दूंगा वहां पे, या आप खुद देख ले, वो मैंने ऑलरेडी आपको साथ शेयर किए हुए हैं। क्योंकि मेरा इरादा तो ये था कि मैं उसको भी खत्म करूँ हाइड्रोजन एटम को, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं थक गया हूँ। जी, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आस्क मी। Anyone having question in it? Shabash.
नहीं है, so it means that I have to wind it up. ओके, महबूब कह रही है कि क्लियर है, थैंक यू। सो इट्स मीन बाकी कोई भी मसला नहीं है, और अगर मसला हो भी तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अब मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को भी और प्रेजेंटेशन को भी।